अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। हम अपनी इंतखाबी मुहिम और एहतजाज जारी रखेंगे। अपनी छीनी हुई सीटें वापस लेकर ही घर जाएंगे। इंतखाबात नहीं बंदर बांट हुई है, ना अहल हुक्मरानों को रिजल्ट हजम नहीं करने देंगे। बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत भी हासिल ना करना शर्मनाक शिकस्त है। ये हम नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज साहिबा कह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर अपोजिशन रहनुमाओं के ये दावे कितने सच्चे हैं, आइए इस पर पहले बात कर लेते हैं। दूसरा ये कि एनसीओसी ने सिनेमा हॉल बंद कर दिए, शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी, अवामी इज्तिमात पर बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन तालीमी इदारों के बंद होने या फिर ना होने में इंतजामिया सूबाई वज़राए तालीम के आगे बेबस दिखाई दे रही है। इस सिलसिले में बढ़ती जाने वाली ताखीर खुदा न खास्ता हमें किसी बड़े हादसे से दो चार कर सकती है। एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या राय रखते हैं, ये भी आज प्रोग्राम में हम मौजूद बहस बनाएंगे। दूसरा ये कि आखिरी सवाल का जवाब भी मुझे लेना है उनसे, और वो ये कि तवानाई का गर्दिशी कर्जा मुल्क की बुलंद तरीन तारीख पर पहुंच गया है कि पीटीआई हुकूमत इस मसले को हल कर सकती है या नहीं, इतनी कैपेसिटी है। उस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार नासिब चौथाई साहब, एनबीसी वाशिकर, प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्जियाकार ज़रूर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। बात करते हैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अभी तक के आदाद शुमार ये हैं कि पीटीआई जो है वो इसमें लीड करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं पर पीटीआई की सीटें 9 बताई जा रही हैं तो कहीं पर 8। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार हैं 7 या 6 निशिस्तों के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 4 निशिस्तें हैं, पीएमएलएन 2 और एमडब्ल्यूएम 1 निशिस्त के साथ जो है वो स्टैंड कर रही है। लेकिन जिस किस्म के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिए, मरीम नवाज साहिबा ने दिए हैं और शाहिका खान अब्बासी साहब दे रहे हैं, साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बयान दे दिया, गो कि वो इलेक्शन में कहीं पर थे नहीं। लेकिन ये जिस किस्म के हमें बयानात सुनने को मिले हैं, क्या दोनों जमातों को नताइज तस्लीम कर लेने चाहिए या वाकई जो ये लोग कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? नासिब चौथाई साहब, आप समझते हैं कि इंतखाबात में वाकई धांधली हुई? अच्छा, मैं इसको एक और अंदाज से लूँगा और पहले से लूँगा। ये पीटीआई की इंतहाई शर्मनाक शिकस्त है। पीटीआई को जो कुछ मिलना था मैंडेट, और जो व्हाट्सएप पे भी आ रहा था बार बार, और जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा था क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप का मतलब था कि 23 में से 22, 18, 19 वो लेने थे। पिछली जो 2 असम्बलियाँ आई हैं उनमें एक में एक पार्टी ने 18 लिए थे और एक ने 16 लिए थे, मतलब क्लियर कट मेजॉरिटी थी। यहाँ तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिल रही। अगर सादा अक्सरियत मिल जाती, 13 मिल जाते तो शायद अशुई हो जाती। गलबन उसकी कोशिश भी हो रही है कि 13 किस तरह कर दिए जाएँ। जमील साहब थे बेचारे, वो जीत गए थे, उनको 2 वोट से रात को हरा दिया गया दोबारा काउंटिंग में, वो सूरत हाल है। तो ये मेरा ख्याल है कोई कामयाबी नहीं है। इस पर वज़ीर ख़ारजा भी आ गए जश्न फ़तह मनाने के लिए, सब भूल गए कि भारत के क्या इक़दाम, भारत क्या करना चाहता है हमारे साथ। वो डोजियर का क्या हुआ, क्या बजरिया पाकिस्तान पोस्ट भेजा जा रहा है, वो डोजियर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में और नवंबर दिसंबर के बारे में भारत के ख़िलाफ़ वो क्या जवाब दे रहे हैं। तो वो फिर आ गए नाचते रक़्स करते हुए, दफ बजाते हुए, हम जीत गए, हम जीत गए। उनको अपना काम करना चाहिए। ये काम शहबाज गिल वगैरह का है, फिरदौस आशिक़ खान वगैरह काम है कि उस तरह की बात करें। तो मेरा ख़्याल ये है कि पीटीआई ने कोई गेन नहीं किया। पीटीआई को गेन करना चाहिए था, जो उनका अंदाज़ था, इख्तियार था। बिलावल को जो मायूसी हुई है वो बहुत बिल्कुल नेचुरल है। उसके जलसे बहुत बड़े थे। हम जब लास्ट टाइम मिले थे तो जनरल साहब ने भी कहा था कि पीपल्स पार्टी का बड़ा चांस है, और उसके बाद और भी तबसरे आए, बहुत से तबसरे आए, पीटीआई के दानिश्वरों के भी आए। बीबी का मुझे, मरियम का मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि उनके जलसे अगरचे बड़े थे, लेकिन वो ज़ाहिर है एक ख़ास बयानिए की वजह से उन पे असर पड़ा। और कुछ लोग जो प्रवास करके ना पीटीआई में गए बल्कि बीच में रहे और आज़ाद हुए, वो जीत गए। अब ये आज़ाद उम्मीदवार जो है, अगर इनको आप एनालिसिस करें तो इनमें मुस्लिम लीग के लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पीटीआई के लोगों को हराया है। तो एक अजीब व गरीब सूरत है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन
को बहुत सख्त नुकसान हुआ है। नताइज पीटीआई की आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं और आप कह रहे हैं ना ही ये नताइज बाकी जमातों के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, राइट एनबीसी? नहीं, मैं कौन होता हूँ एक्सेप्ट करने वाला हूँ? तो वहाँ के अवाम करने वाले हैं। वहाँ के अवाम एक्सेप्ट करें ना करें, वहाँ के लोग एक्सेप्ट करें। मैं समझता हूँ खुशी राजी हो जाएं। देखिए, इंतखाबात को आप चैलेंज कर सकते हैं, उनको आप चेंज नहीं करा सकते। ये चेंज आप करा सकते हैं सिर्फ ट्राइब्यूनल के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए। तो अब इस पे रोना धोना बेकार है। ट्राइब्यूनल में जाएं, चैलेंज करें, वहाँ पर क्लियर करें बात को, और इनके पास ठोस जवाब मौजूद है। ठीक है जनरल साहब, पीपीपी के भी एक्स सीएम जो हैं वो भी शिकस्त खा गए, पीएमएलएन के एक्स जो सीएम है वो भी शिकस्त खा गए। यही शिकस्त कबूल नहीं की जा रही ना पीपल्स पार्टी की तरफ से ना पीएमएलएन की तरफ से। नताइज तस्लीम करने चाहिए उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक इलेक्शन के नताइज का ताल्लुक है, वो तो किसी के भी हक में वाज़े नतीजा नहीं निकला कि वो ये कल क्लेम कर सके कि उसकी विक्ट्री है। ये मोहताज हैं उन्हीं 7 वोटों के सारे जो कि आज़ाद उम्मीदवारों ने लिए हैं। लिहाजा उस लिहाज से तो शादियां ना कोई भी नहीं बजा सकता। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि इलेक्शन जो है वो काफी हद तक ठीक ही रहे, क्योंकि उसमें जो वहां से सर्वे वगैरह आ रहे थे पहले और जो कुछ पहले कहा जा रहा था, उसमें को बहुत फर्क नहीं निकला। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी का, मुझे ख्याल था, मेरे ध्यान में था कि शायद वो 4 से ज्यादा सीटें ने, पता नहीं, मेरा ख्याल 4 मिली हैं उनको या 6 मिली हैं। मेरा अंदाजा था कि उनको वो बड़ा नेक टू नेक होंगे। 4 है तो मेरा ख्याल था कि वो शायद नेक टू नेक हों, लेकिन वो नहीं हुए। और इसमें अगर किसी के पास शवाहिद हैं तो मेरा ख्याल है उसको मुनासिब रास्ता, ये इलाका हमारा सेंसिटिव है, यहाँ पे फतूर पैदा करने की बजाय अगर बेहतर होगा कि अगर किसी के पास शवाहिद हैं तो वो इलेक्शन कमीशन में चला जाए और जाके वहां पे अपना केस लड़े। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इखलाकी एतबार से हमारे लोग इतने बुलंद इखलाक हैं कि मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक वतीरा सा बन गया है। अब मौलाना को क्या पता नहीं था, मौलाना जो नारा लगा रहे हैं, मौलाना ना 3 में थे ना 13 में थे, लेकिन वो उन्होंने भी अपना इस पे सियासत करनी है। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इनको उस जगह की अहमियत और हालात को समझना चाहिए, और बजाय इसके कि ये इस तरह का इंतशार पैदा करें। अगर किसी के पास शवाहिद है तो जरूर जाए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये इलेक्शन है इस तरह का बंटवारा कि यहाँ पे कोई किसी के पास ऐसी अक्सरियत नहीं है कि वो जश्न मनाता फिरे कि जी हमने बहुत परफॉर्म कर लिया। पीटीआई को भी जो कुछ मिला है वो इतना कुछ करने के बाद, जो इन्होंने सूबे का भी ऐलान वगैरह किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी ये खुद हुकूमत बनाने के पोजीशन में नहीं है। इनको उन आजाद लोगों की, जो आजाद इलेक्शन जो लड़ा, उनकी जरूरत होगी, उसके बगैर ये भी आगे नहीं चल सके। एक्चुअली ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। बहरहाल अगर किसी को इलेक्शन में एतराज है तो वो जाए इलेक्शन कमीशन। मुजम्मिल साहब, वोट को इज्जत दो का बयानिया, आवाम ने वोट दे दिया, अब तो दिल बड़ा करके तस्लीम कर लेना चाहिए। दूसरा, पीटीआई के हवाले से भी मैं सवाल करूंगी कि पीटीआई के साथ तो उसी तरह के वोट मिले जैसे 2018 के इंतखाबात में मिले थे। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो हज़ारों लोग आरओ के दफ्तर के बाहर बैठे हैं वो भी वोट को इज्जत देने का ही मुतालबा कर रहे हैं इस वक्त गिलगित में। और आज से पहले कभी वहाँ ऐसा नहीं हुआ कि लोग इस तरह हज़ारों की तादाद में आरओ के दफ्तर के बाहर आकर बैठ गए हों और वहाँ पर इंडिजिनस मुजाहरे हुए हों इलेक्शंस के बारे में। अगर वो बहुत हिसास इलाका है तो इलेक्शन कराने वालों को उसकी हिसासियत का अंदाज़ा होना चाहिए था। दूसरा, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को एक कानून बनाना चाहिए कि आइंदा से जिस जमात ने भी इलेक्शन लड़ना है उससे पहले एफिडेविट ले लिया करेंगे, आप नताइज ज़रूर तस्लीम करेंगे। हम जैसा भी इलेक्शन कराएंगे, जो भी करेंगे, आप पर नताइज तस्लीम करना लाजमी होगा। जो पार्टी वो एफिडेविट ना दे उसके लोगों को वो निशान अलॉट ना करें, ना शेर का ना करें, तीर का ना करें, बल्ले का ना करें। जो पार्टी कहती है कि मुझे इलेक्शन कमीशन के कराए हुए इलेक्शन पर बाद में धांधली का मैं इल्ज़ाम लगाऊंगी, ये हक ही छीन लेना चाहिए सियासी जमातों से कि वो बाद में इलेक्शन के ऊपर किसी किस्म का एतराज़ करें। उनके हाथ काट के, गला काट के पहले ही इलेक्शन कमीशन को रख लेना चाहिए, ताकि एक दफ़ा ये बात बिल्कुल तय हो जाए कि जो सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेगी उसे हर किस्म का कराया हुआ इलेक्शन जो है वो कबूल करना होगा। और यही जो है शफाफियत का मिसाल होगी कि वो कबूल किया जाएगा।
बहरहाल कितने फेयर इलेक्शंस हुए हैं ये तो वहाँ आप देख लें, कितने लोग बैठे हैं इस वक्त आरओ के दफ्तर के बाहर और उसकी शफाफियत का नारा लगा रहे हैं। और हसासियत का अगर किसी को एहसास है तो उनको ये रातों रात 2-2 वोटों से लोगों को जिताने की बजाय ठीक गिनती करनी चाहिए। और अगर जहाँ जहाँ लोगों को एतराज़ है उसके लिए इलेक्शन कमीशन को गिलगित के सामने आना चाहिए और लोगों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि नताइज तस्लीम कर लेने चाहिए लेकिन एविडेंस के साथ मंजर यहाँ पर अगर आना भी है तो। रज़ा उम्मीद साहब, यही एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान में, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए, धांधली का रोना मचाया जाएगा और हो रहा है ऐसा? जी देखिए, ये धांधली का जो मसला है ये तो अब एक नॉर्म बन गया है। उसकी वजह ये है कि अगर हमारे यहाँ चूंकि इदारों के ऊपर जब उनके ऊपर एतबार या ट्रस्ट में कमी आती है तो फिर जो चीज़ सही भी होती है वो भी गलत लगती है। और यही वाकया और आलम जो है गिलगित बल्तिस्तान में भी है। पहली तो ये बात है कि जैसे अभी कहा NBC ने भी और दीगर पैनलिस्ट ने भी कि इसके ऊपर इतने शादियाने बजाने की तो बात नहीं है। 7 सीटें जो हैं वो तो सादा अक्सरियत भी नहीं बनती, मगर PTI गवर्नमेंट का दावा है कि उन्होंने इलेक्शंस को स्वीप कर लिया है और बाकी लोग हार गए हैं। तो पहली तो ये एक बहुत अहम बात है। और दूसरी ये बात है कि आज़ाद उम्मीदवार जिस तादाद में कामयाब हुए हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं कि कोई मुख्तलिफ पार्टीज में थे, उन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ा है ताकि वो फिर अगली गवर्नमेंट में आ सके। अगर वो अपोजिशन की किसी पार्टी के साथ है तो वो भी हुआ है। देखिए, ये एक वैसे इसके ऊपर एक ओवरऑल जो है हमारे यहाँ रिवायत है और मैंने ये पहले भी कहा है, आई थिंक आपके भी शो पर भी कहा और जगह पे भी कहा है कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट या जो भी रूलिंग पार्टी होती है इस्लामाबाद में, AJK और गिलगित बल्तिस्तान में वो ही गवर्नमेंट जनरली बनाती है। ये एक रवायत रही है और उसकी कुछ वजह तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्योंकि वो इन एरियाज को कंट्रोल करते हैं, उनके वसाइल का, उनकी इंतजामी अमूर का। और दूसरी बात ये कि जो वहाँ के लोग भी होते हैं वो भी ये समझते हैं कि भाई अगर हम रूलिंग पार्टी को ही वोट देंगे तो हमें उससे फायदा होकर हमें उससे जो कुछ बेनिफिट्स मिलने हैं वो मिलेंगे। अगर अपोजिशन की कोई जमात वहाँ पे आ जाती है तो यकीनन वो एक मसला भी बन सकता है। मगर अभी जो वहाँ पे इल्जामात लगे हैं मेरे ख्याल से इनके ऊपर तहकीक भी होनी चाहिए। जैसे अभी ये मुजम्मिल कह रहे हैं कि जो आरोज के दफ्तर के बाहर लोग एहतजाज कर रहे हैं उसको एड्रेस करना चाहिए, वरना तो फिर यही मसला है कि ये एक हम विशेष साइकिल में रहेंगे कि हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है उसके ऊपर सब पार्टीज का एतबार जो है वो फिर और भी कम हो जाएगा। सिद्दीकी साहब, एक हल्का ऐसा था जहां पर फतेहुल्लाह खान साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, PPP के वज़ीर आला मेहदी शाह साहब जो थे, सिर्फ 2 वोटों का मार्जिन और PPP के वज़ीर आला को उन्होंने शिकस्त दी। बिलावल साहब, जब इस तरह के रिजल्ट्स देखेंगे तो फिर कुछ इसी तरह का एग्रेशन सामने आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया दरियाब, ये तो पिछले प्रोग्राम में भी हमने कह दिया था कि जब इलेक्शन हो जाएंगे तो जो हारेगा वो तो शोर मचाएगा कि जी इंतखाबात में धांधली हुई है। पहले भी उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किए और अभी भी कोई सबूत पेश नहीं किए। 2 वोट से अगर हार जीत हुई है तो ठीक है, वहाँ के हल्के दोबारा खुलवा लें, वहाँ पे दोबारा गिनती करवा लें। और ये मुझे बताएं कि जो वहाँ पे इंतजामिया है ये क्या PTI की इंतजामिया थी? 4 साल वहाँ पे हुकूमत की है नून लीग ने, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है। जब पीपल्स पार्टी की वफाक में गवर्नमेंट थी तो वो वहाँ पे बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीते, तो नून लीग ने शोर मचाया कि धांधली हुई है। जब नून लीग की हुकूमत आई तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया कि वहाँ पे सारे नून लीग के जीत गए। आप ये देखेंगे अगर PTI ने इसमें धांधली करवानी होती तो बड़े बेवकूफ़ है PTI वाले जो 10 सीटें लेके इस वक्त बैठे हैं, 17-18 सीटों पे करवाते, ताकि अगर कोई चीज़ करवा भी रहे थे तो मुकम्मल आपको अक्सरियत तो मिलती वहाँ पे। आज़ाद वहाँ पे 7 जीत गए, इसका मतलब है कि इलेक्शन बेहतरीन तरीके से हुए। पाकिस्तान या साउथ एशिया में इलेक्शन इसी तरह होते हैं, जिसका हल्के में ज़ोर होता है, जिसकी धांधली चलती है, वो नून लीग वाला हो, PTI वाला हो, PPP वाला हो, इसी तरह ही पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। कोई भी इलेक्शन आज तक नहीं है जो नून लीग ने कराया या
पीपल्स पार्टी ने कराए, कभी भी ये नहीं हुआ। सबने यही शोर मचाया कि इलेक्शन में धांधली हुई। मेरे ख्याल से बहुत बेहतर इलेक्शन हुए। आपने देखा कि इसमें आर्मी ने इस दफ़ा बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, और वो जो आरओ का नारा लगा के धरना दिलवाया हुआ है, वो पीपल्स पार्टी उस बयानिए को वहाँ पे लेके गई है जो 2013 में इन्होंने कहा था। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, किसी ना किसी बहाने तो बैठना है, कहीं ना कहीं एहतजाज तो करना है, करें, वो उनका हक बनता है। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन में कम से कम थोड़ी सी मैच्योरिटी लाएं और इलेक्शन के रिजल्ट्स को माने। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स और इलेक्शन कमीशन मौजूद है, यहाँ पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। केसेस लेके आए, सिर्फ मुंह ज़बानी नहीं होता कि धांधली होगी, हार गए तो धांधली होगी, अभी जीत जाते तो कहते कि सब ठीक चल रहा है। तो ये इनका वतीरा है। हमारे जो मुल्क की सियासी पार्टियां ये मैच्योर नहीं हो रही बड़े अरसे से, इनमें सब शामिल है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, तमाम शामिल है। इनको मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, इनको जो अपने इदारे हैं उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये इदारे इन्हीं के बनाए हैं, ये जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन बना है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ही जो है इनके ऊपर उनको वहाँ पे इलेक्ट करती रही है, या उनको जॉब देती रही है। इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से रिजल्ट सामने आ चुके हैं, या तो इनको बड़ा दिल करके तस्लीम किया जाए, अगर इसको तस्लीम नहीं करते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शंस हैं, कानूनी भी और आईनी भी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में भी जा सकते हैं, इसके अलावा ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसा सुप्रीम इदारा मौजूद है, आप वहाँ पर भी अपने शवाहिद लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन इंतखाबात को तस्लीम करना ही आपके और इस सूबे के मफाद में होगा, सूबे के लोगों के मफाद में होगा। आगे बढ़ते बात करते हैं मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से। दिन ब दिन सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है और हम हमेशा आपको आगाह करते हैं कि एहतियात करें, मास्क पहने, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल रखें और फासला इख्तियार करें, पब्लिक गैदरिंग्स को कम कर दें। एनसीओसी ने ऐसा किया, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, इसके अलावा जो शादी की तकरीबात है, ओपन एयर जो शादी हॉल्स हैं वहाँ पर इजाज़त दी गई है। लेकिन जब आज फैसला किया जा रहा है तालीमी इदारों को बंद करने के हवाले से, तो वहाँ पर जो हमारे सूबाई वज़रा हैं, सूबाई वज़राए तालीम जो है उनकी जानिब से कुछ हिचके सामने आ रहे हैं। एक बैरियर लगाया गया है कि अभी भी इस बारे में सोच विचार की ज़रूरत है और नेक्स्ट वीक दोबारा से एनसीओसी का इजलास होगा जिसमें तमाम सूबाई वज़राए तालीम बैठेंगे और फिर एक फैसला लिया जाएगा। ताहम प्राइम मिनिस्टर खुद चूंकि अपील कर चुके हैं आज, और उनके जहन में भी ये फैसला अभी ज़ेर गौर है कि हो सकता है जो मौसम सरमा की छुट्टियां हैं उनको बढ़ा दिया जाए। नासिर बिचौता से फरमाएगा, ये मुखालिफत किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है जो हमारे सूबाई वज़राए तालीम की जानिब से सामने आ रही है? मुझे बड़ी हैरत होती है बाज़ औक़ात पीटीआई के वज़ीर आला से। अगर यही वज़ीर आला इस टाइप के गिलगित बल्तिस्तान में रखे हैं आपने, तो क्या शुरू का वाक़ा, इंतहाई सेंसिटिव इलाका है वो। ये सुबह कह रहे थे बैठे हुए कि स्कूल बंद होने चाहिए, कॉलेज बंद होने चाहिए, तालीमी इदारे बंद होने चाहिए, और एनसीओसी में जाके ये मुकर गए और इन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, एक हफ़्ता और दे। एक हफ़्ते में क्या कर लोगे यार आप? एक हफ़्ते में तो हालात और ख़राब होंगे। ये इंक्रीज़ पर जा रहा है। अगर आपको नहीं पता ग्राफ किस तरह बढ़ता है तो आप छोड़ दें वजारतें, घरों को बैठें आप। ये ग्राफ बढ़ रहा है, इसका डिक्लाइन नहीं हो रहा। ये 300 से शुरू हुआ था, 2000 पे पहुंच गया है। अमवात की तादाद देखें, डबल डिजिट के अंदर हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था शादी हॉल ना खोलें, स्कूल ना खोलें, बड़े इज्तिमा ना करें। आपने कहा नहीं जी हम तो करेंगे। मुल्क तो ठीक हो गया। मुल्क ठीक नहीं हुआ था भाई। 900 से ज़्यादा पेशेंट अस्पतालों में थे जब आपने सब कुछ खोला है। बिजनेस खोल देते, कोई मसला नहीं था। एसओपी के तहत आपने सब कुछ खोल दिया। आपने तो बाज़ार खोल दिए। आपने तो हमारा इलाका है, जानते होंगे लोग, पापोश नगर का इलाका, जहाँ आप घुस नहीं सकते बाज़ार में। वहाँ शादी की जो शॉपिंग हो रही है, लोग भाग गए हैं वहाँ से बाहर। लेकिन ये कि मुझे बहुत हैरत हुई, अफसोस हुआ कि इनको बच्चों की सेहत भी अजीज़ रही, इनको लोगों की सेहत भी अजीज़ नहीं, इनको सिर्फ अपनी सेहत अजीज़ है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनका जो वो है गुर्ज वो आवाम के सर पे पड़ता रहे। ये अफसोसनाक सूरत हाल है और एनसीओसी कायल हो गई है इस बात की। वो कायल नहीं होना चाह रही थी, मजबूरी है। जो इजाफा हो रहा है वो ख़तरनाक है, रैपिड है। 300 से 2000 तक पहुंचना मामूली बात नहीं है। 2000 से 4000 पहुंच जाएंगे आप, जो हालात हैं। एक हफ़्ते में पहुंच जाएंगे आप, जो एक हफ़्ता मांग रहे हैं। ज़्यादातर स्कूलों में हो रहा है। ये कह रहे हैं स्कूलों में नहीं हो रहा, झूठ है। आप इस्लामाबाद देख लीजिए,
आप पिंडी देख लीजिए, कराची देख लीजिए, आप लाहौर देख लीजिए, छुपाते क्यों हैं फिगर्स को आप? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर टेस्ट आपने कम कर दिए, कल 10,000 टेस्ट कम किए आपने, क्यों कम किए आपने? मैं चिल्लाता रहता हूँ कि 50,000 से 1 लाख टेस्ट होने चाहिए, वो नहीं कर पाते आप, नहीं करना चाहते आप, ताकि आपकी फिगर्स में इजाफा ना हो। और ये चीटिंग है, खुली चीटिंग है। मैं समझता ये हूँ कि NCOC को, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी खिताब किया कि हम 1 हफ्ते बाद करेंगे, वहाँ 1 हफ्ता है यार, अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? शादी का सीजन है, 300 आदमी आप जा सकते हैं भाई। 300 आदमी जब जाएंगे तो एक मजमा तो होगा ना, मजमा तो होगा, एक मजमा तो होगा। आप उसको 100 कर देते, 100 कर देते आप अमली तौर पर मुझे नहीं लगता कि कुछ करना चाहते हैं। जनरल साहब, क्या हो गया मुराद अली शाह साहब को? पहले तो उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन का फैसला लिया था, तालीमी इदारे उन्होंने सबसे पहले बंद किए थे। बाकी अगर हम 3 सूबों की तरफ जाएं तो वहां पर PTI की गवर्नमेंट है। ये फैसला लेने में इतनी ताखीर, इतनी मुखालफत क्यों? देखिए, बात यह है कि फैसले के आगे अगर कोई आगे अंजाम या कोई प्रोटेस्ट आती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार कोई। जब ये इन्होंने मैरिज बैंक्वेट हॉल वगैरह खोले थे, बेपनाह प्रेशर था और लोगों ने कहा जी कि अगर आप नहीं इजाजत देंगे तो हम वैसे खोल देंगे। तो बात यह है कि अवाम को भी तावन करना चाहिए। बिल्कुल। और बच्चों के स्कूल अगर आपने 1-1, 2-2 दिन के लिए खोले हुए हैं जिससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास फायदा पहुंच रहा है, तो ये तो बंद कर देने चाहिए, क्योंकि बच्चे वैसे ही इतनी एहतियात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको शऊर उतना होता नहीं और वहां पे जाके तो सबके साथ मिलना उनका स्कूल में हो जाता है। तो इस लिहाज से स्कूलों को तो बंद करने का मुखालफत करना मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं, और NCOC को ये खुद एक फैसला कर लेना चाहिए और हुक्म के तौर पे इनको बता देना चाहिए कि ये स्कूल बंद कर दे, छोटे बच्चों में ये वबा ना फैले। रही बात ये कि दूसरी जगहों पे तो मेरा ख्याल उनमें जो हमारी चेकिंग सिस्टम है वो चेक करें, क्योंकि ये तो बड़ी जल्दी तेजी से बढ़ रहा है इसका कोरोना की बीमारी। बिल्कुल। और ये वबा फैल रही है ज्यादा तेजी से, लिहाजा ये फिर हाथ से निकल गई चीज तो फिर बड़ी मुश्किलात होंगी। और जो आपने पहले अल्लाह ने जो कर्म किया और कुछ थोड़ी बहुत हमारी बचत हो गई, उसको मेरा ख्याल उसी पे कैपिटलाइज करना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि बहुत सख्ती की जाए, खास तौर पे एहतियाती तदाबीर को ऑब्जर्व करने में। और बिल्कुल इसमें कोई भी मैरिज हॉल्स हैं, कुछ हैं, अगर वो नहीं कहीं कहीं कोई सुस्ती है या कहीं कोई लेग्जिटी है तो उसको फौरन बंद करें, उनको सील करें। तो मेरा ख्याल है सख्ती ज्यादा करने की जरूरत है। स्कूल बंद करने में कोई हर्ज नहीं है, बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन भी पढ़ ही रहे हैं, कुछ न कुछ उनका काम चल रहा है। तो इस वजह से अगर वो खुद नहीं कर रहे तो NCOC को ये ले लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल। ब्रदर रूमी साहब, क्या है बाहर की स्ट्रेटजी, और अगर हम उसे पाकिस्तान से कंपेयर करें तो ये बड़े नुकसान का सबब बन सकती है ये मुखालिफत? देखिए, बिल्कुल बन सकती है, जैसे कि बाहर ऑलरेडी हो रहा है। मैंने तो आपको पहले भी जिक्र किया था कि अमेरिका में इस वक्त बहुत बुरा हाल है और 1.5 लाख से ज्यादा रोजाना के केसेस हो रहे हैं। 1000 से ज्यादा लोग रोज की रोजाना जो है वफात पा रहे हैं इसी वायरस की वजह से। और उसका बुनियादी यही मसला है कि कोई सेंट्रल पॉलिसी नहीं है अमेरिका में, जहाँ पे हर रियासतें अपनी अपनी पॉलिसी, कहीं पे सख्ती है, कहीं पे बिल्कुल कोई सख्ती नहीं है। और जहाँ पे सख्ती नहीं है, लोग मास्क नहीं पहन रहे, उसका बहुत सख्त नुकसान हो रहा है। और यही आलम दीगर ममालिक का है। अभी आज सुबह मैंने पढ़ा कि स्वीडन ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, अगरचे कि पिछली बार पहली वेव में उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया था और उन्होंने कहा था कि वो मैस हर्ड इम्यूनिटी आएगी, लेकिन इस बार वो इतनी तेजी से वहाँ भी केस बढ़ रहे हैं। और ये तो छोटे छोटे ममालिक हैं यूरोप के, हमारी तो आबादी कहीं ज्यादा है इनसे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ये बहुत अहम चीज़ है कि जो SOPs और मास्क खसूसन जो पहनने के ऊपर है तरजीह, वो बिल्कुल दी जाए। और जैसे पहले हमने किया था कि स्कूल कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को बंद किया जाए कुछ अरसे के लिए, अभी भी वो कभी बंद हो रहे हैं कभी खुल रहे हैं, तो कोई खास फायदा तो हो नहीं रहा। और उसके साथ साथ जो शादी हॉल्स जहाँ पे भी इज्तिमात होते हैं उनको फिलहाल कुछ अरसे के लिए सिर्फ सेहत आमा के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये लहर है, ये आएगी और गुजर जाएगी। सभी लोग ये कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक ये जोर टूट जाएगा, मगर जो अगले 1.5-2 महीने हैं उसमें एहतियात की जरूरत है। उसमें सबको थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी सेहत के लिए, औरों के लिए।
लेकिन असल बात तो ये है कि हुकूमत, जैसे आपने कहा कि 3 सूबों में उनकी गवर्नमेंट है पीटीआई की, तो असल तो बात ये है कि वो उनको इस सूबाई सतह के ऊपर इन एसओपीज को नाफिज करवाना चाहिए। और ये इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मैं कल एक वीडियो भी देखा था कि पेशावर में भी अस्पताल के जो बेड हैं, वो एक डॉक्टर साहब की तो वायरल हो रही थी कि उन्होंने कहा कि कोई बेड नहीं बाकी रहा, वेंटिलेटर्स हमारे पास कम है। अब ये सब चीजें पता है, सबको पता है, कोई नई बात तो है नहीं, मगर ये कि ये मजीद सूरत हाल बिगड़ सकती है अगर बर वक्त हमने तदाबीर ना इख्तियार की। सिद्दीकी साहब, किस किस तरफ हम जा रहे हैं? ये नुकसान को दावत दे रहे हैं हम इस फैसले की मुखालफत करके? देखिए ज़रियाब, इस दफ़ा जो है ना दूसरी जो लहर आई है, ये अगर स्पेनिश फ्लू भी था तो उसकी दूसरी लहर बड़ी ख़तरनाक आई थी। कल मैं एक अमेरिकन डॉक्टर की वीडियो देख रहा था, वो ये बता रहा था कि इस दफ़ा तो जो वायरस आया है वो आपको 14 दिन का टाइम भी शायद नहीं देता। दूसरी बात ये है कि कई जगह वो टेस्ट जहाँ पे होते हैं वो नेगेटिव टेस्ट आ रहा है लोगों का, अगर कोविड है लेकिन वो नेगेटिव आ रहा है। तो और अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि वायरस सख्त तरीन है, इस दफ़ा डिफरेंट तरीके से म्यूटेट होकर आया है। तो ये इस वक्त स्कूल कॉलेज तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद डिसीजन लेते कि ये मेरा डिसीजन है, फौरी तौर पे बंद करें, एक हफ्ते में क्या हो जाएगा। इस वक्त जो तशवीशनाक सूरत हाल है उसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए, एक हफ्ते बाद नहीं, डे टू डे हर चीज़ की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हमारा जो अपना जो इसका हॉस्पिटल्स का सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं है, वो तो 2 दिन में कोलैप्स हो जाएगा अगर एकदम से मरीज आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त बड़ी तेज़ी से वायरस फैल रहा है हर जगह, आपके भी करीब जवार में कुछ ना कुछ लोग होंगे जिनको कोरोना हो गया है, तो बड़ी एहतियात की जरूरत है। स्कूल फौरी तौर पे बंद करने चाहिए। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने यही कहा ताकि ये डिसीजन ले। उसके बाद ये शादी हॉल वगैरह, ये मेरे हिसाब से तो गैर जरूरी चीजें हैं। शादी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 300-400 लोगों को मौत के दहाने पे पहुंचा दें। शादियां अगर बहुत ही जरूरी है तो आप घरों पे कर लें, सादगी के साथ कर लें। आपने इस कोरोना वायरस के साथ जो एक मूजी मर्ज आया हुआ है, दुनिया में कितनी जाने ले गया है, हम उससे कुछ सबक ही नहीं ले रहे। ना हुकूमतें सबक ले रही हैं, ना लोग सबक ले रहे हैं, ना उस तरह एसओपीज पे अमल किया जा रहा है। तो अगर इन चीज़ों पे इनको ध्यान से ना देखा गया, एसओपीज पे अमल नहीं हुआ, तो ये तशवीशनाक सूरत हाल जो है ये बढ़ती चली जाएगी और हमारा जो भी हेल्थ का सिस्टम है वो इसको नहीं उठा सकेगा। तो खुदारा हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगाएं। ये 200-300 वाला छोड़े, क्या वो 300 जो है वो कैरी नहीं करेंगे, फिर वो आगे लेके नहीं जाएंगे। तो ये मंतक समझ नहीं आती कि 300 लोगों कर दो या 500 लोग कर दे, इसको स्टॉप कर दे। सारी जो गैर जरूरी एक्टिविटीज है जहाँ पे इज्तिमा होते हैं उनको फौरी तौर पे रोक देना चाहिए। सरवर्दी साहब, ये मोहलिक वायरस ना गरीब देख रहे हैं ना अमीर देख रहा है, कोई तफरीक नहीं है यहाँ पर। तो फिर हमारे ये जो बड़े हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमें किसी न किसी बड़े फैसले की तरफ जाना होगा, स्कूल्स के हवाले से भी, तालीमी इदारों के हवाले से भी? आज मैंने प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनी है, मुझे लगा उससे कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ये समझ रहे हैं कि पीडीएम जो है ना, अपोजिशन जो है ना, वो मुल्क में कोरोना फैलाने की जिम्मेदार है और सिर्फ उसके जलसों पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। और उन्होंने सिर्फ जलसों पर पाबंदी लगाई है, बाज़ार भी खुले रहेंगे, शादियाँ भी जारी रहेंगी और रेस्टोरेंट्स भी खुले रहेंगे, स्कूल कॉलेजेस भी खुले रहेंगे, ज़िंदगी रवां दवां रहेगी। सिर्फ सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए और कोरोना के तहत सिर्फ उन पर पाबंदी होगी कि मुल्क में सख्त नहीं हो सकती, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जाएगी। और फर्स्ट वेव में जब अपोजिशन ताउन कर रही थी और हमारे अपोजिशन लीडर कोविड में भी मास्क पहन के कंप्यूटर के आगे बैठते थे तो ये हुकूमत उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देती थी। और अब जब अपोजिशन जलसे कर रही है तो अब उस पर पाबंदी लगाना शुरू कर रहे हैं। तो ना इन्हें वो अपोजिशन कबूल थी, ना इन्हें ये अपोजिशन कबूल है। ये सिर्फ जलसों पर पाबंदी लगाने से अगर कोविड कंट्रोल हो जाएगा तो ये मेरे लिए तो बड़ी नाकाबिले फ़हम है कि सिर्फ जलसों से ही फैल रहा था, रेस्टोरेंट से नहीं फैल रहा, शादियों से नहीं फैल रहा, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों से नहीं फैल रहा, बाज़ारों से नहीं फैल रहा, शॉप मॉल से नहीं फैल रहा, दफातर से नहीं फैल रहा, फैक्ट्रियों से नहीं फैल रहा। ये बड़ा अजीब सा कोविड है जो सिर्फ अपोजिशन के जलसों से फैल रहा है और इसीलिए आज सिर्फ उन पर पाबंदी लगाई गई है और बाकी सब चलता रहने दिया है। मेरे ख्याल में कोविड को भी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है हुकूमत और अपोजिशन को दबाने के लिए कोविड का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सही, आपका खैर जवाब है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या ये जो वायरस है इस हवाले से हमें कोई फैसला ले लेना चाहिए ताकि एज सून एज पॉसिबल जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको बंद किया जा सके ताकि ये वायरस मजीद जो है वो फैल ना सके। लेकिन यहाँ पर मैं फिर यही कहूँगी कि एहतियात करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कर सकते हैं पब्लिक गैदरिंग से इज्तनाब करें। ऐसी शादी, ऐसी तकरीब जहाँ पर आपका जाना ज़रा गैर ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, वहाँ जाने से ज़रा आप लोग गुरेज करें। एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। और रही बात तालीमी इदारों को बंद करने के हवाले से, सिद्दीकी साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर देखते हैं कि अगले हफ्ते में तालीमी इदारों के हवाले से कोई बड़ा और ठोस डिसीजन नहीं सामने आता तो उस फैसले के हवाले से वो कोई मंतकी फैसला करें और इसे मंसर-ए-आम पर लेकर आए। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इत्तलात के मुताबिक 18 अगस्त 2018 को जो गर्दिशी कर्जा 1100 अरब रुपए का था वो नवंबर 2020 में बढ़कर अब 24 अरब रुपए का हो गया है। मतलब अगर हम एक कंपैरिजन करें, एक मार्जिन निकालें तो पहले 1100 अब 2400, मतलब ये कि 1300 अरब रुपए का इस गर्दिशी कर्जे में इजाफा हुआ है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के पास इस मसले का कोई हल मौजूद है या नहीं है, ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये ना हो आने वाले दिनों में मजीद ये गर्दिशी कर्जा बढ़ता चला। पावर सेक्टर्स में, जिस तरह के IMF पहले ही कह चुका है, बहुत सारे उसकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं कि टैक्सेस की तरफ भी जाया जा सकता है। कि हम उस फैसले की तरफ तो नहीं जा रहे। नासिर भाई चुगताई साहब, कोई स्ट्रेटजी नजर आ रही है आपको कि गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ मौजूद हो इसको काउंटर करने के लिए? देखिए, सितंबर में एक मीटिंग हुई थी पावर डिवीजन की और डापरा की और प्राइम मिनिस्टर की, और उसमें बड़े बड़े तेल वाले लोग मौजूद थे, ऑयल एक्सपर्ट्स थे, पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स थे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपर्ट्स थे, वजारत ख़जाना के लोग थे, और उन सब ने कहा सख्त फैसले करने होंगे, बहुत सख्त फैसले करने होंगे, और ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है, इतना बढ़ गया है। और वो फैसले क्या हुए मुझे नहीं पता, कोई फैसले मुझे तो नज़र नहीं आए। मुझे लगता यूँ है कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट की खुशखबरियाँ सुना के उसको वो कारपेट बना दिए हमने एक, और उसकी ये तमाम बुराइयाँ छुपा रहे हैं। हम ही छुपा रहे हैं महंगाई कितनी है, हम ही छुपा रहे हैं बिजली के निरख कितने हैं, हम ही छुपा रहे हैं गैस के निरख कितने हैं, हम ही छुपा रहे हैं हम पर कर्ज़ा कितना है, हम ही छुपा रहे हैं गर्दिशी कर्ज़ा कितना है। अभी गर्दिशी कर्ज़ा एक मीटर की तरह होता है टैक्सी रिक्शा के, जो मुस्तकिल चलता रहता है। ये मुस्तकिल चलता है और चलता रहेगा जब तक आप इसको किसी बेहतर हिकमत अमली के तहत पूरा ना करें। एक हिकमत अमली ये आई कि रेट्स में इजाफ़ा कर दिया जाए बिजली के, और कम से कम 6 रुपये पर यूनिट इजाफ़ा कर दिया जाए। ये बड़ी ख़तरनाक तजवीज़ थी और इससे मुल्क में फसाद फूटने का ख़तरा था। अवाम पहले ही रुपये बटे, तो उसको भी होल्ड पे रखा हुआ है। अभी IMF से भी बात हो रही है, अभी वर्ल्ड बैंक से भी बात हो रही है, बहुत सी बातें हो रही हैं। लोगों ने जो आपको पैसे दिए थे वो आपसे वापस मांग रहे हैं, वो मसला भी आपके साथ है। तो ये गर्दिशी कर्ज़ा मुझे नहीं लगता कि 2023 तक इसका कोई हल निकलेगा। अगर आप इसको अब रेट्स में इजाफा करेंगे तो शायद 2023 तक ये आधा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं, फिर वो आधा होकर फिर डबल हो जाएगा वो। तो कोई ऐसी फंडामेंटल स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल नहीं है, जिस पर आप काबू पा सकें। रज़ा रोमी साहब, गर्दिशी कर्जे को नीचे लाने के लिए हुकूमत ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से 6 हफ्ते से जारी मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाया है, ये किसी काम आ सकेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह से काम आएगा जैसे कि इसको इमेजिन किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये गर्दिशी कर्जा उस वक्त तक नहीं कम होगा जब तक कि हम इस्लाहात जो हैं उनको नहीं नाफिज करते। पावर सेक्टर में जो बहुत सी इस्लाहात मुख्तलिफ हुकूमतें वादे करती हैं, मगर उसके ऊपर उस तरह से नहीं काम किया जा सकता या उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मुख्तलिफ तरह की लॉबीज और मुख्तलिफ ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स वो आड़े आ जाते हैं। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं और बिजली की लीकेजेस और चोरी और दीगर इस तरह की जो हैं इश्यूज, वो एक सबसे बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है। और पहले और देखिए ना, दूसरी ये बात है कि यहाँ पर जो इसके ऊपर बहुत लोगों ने एतराज भी किया है
कि एक जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स के ग्रुप के ही एक शख्स हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं बराए तवानाई, तो ये एक वाज़े केस है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, क्योंकि वहाँ पर ये होता है उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज हैं IPPs के उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, जबकि हुकूमत का काम ये होता है कि वो उन्होंने उसको रैशनलाइज करना होता है। तो एक तो ये सबसे बड़ा इसमें मसला है। दूसरी जो अहम बात ये है कि ये हम जब तक अपने अखराजात जो हैं और इसकी सही मैनेजमेंट को नहीं देखते दोबारा से, तो ये बढ़ता रहेगा और ये एक तूफान की तरह जो है हमें बार बार मजबूर करेगा कि हम मजीद पब्लिक डेट रेज करें मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर भी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इस वक्त सीरियस एक मसला है और इसके लिए इस्लाहात, कड़वी किस्म की इस्लाहात के अलावा कोई चारा नहीं है। जितनी उनमें ताखीर करेंगे उतना ये बढ़ेगा, उतना ये मसला आगे बन जाएगा। सौरवर्दी साहब, कड़वी और ठोस किस्म की इस्लाहात की जरूरत है, एनी स्ट्रेटजी? देखें, पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि जब गर्मियां थीं तो हम के इलेक्ट्रिक की बात रोज़ करते थे आपके शो में जी जी, कि के इलेक्ट्रिक का कोई ना कोई हल किया जाए, कोई हल किया जाए। मैं तब भी कहता था कि ये एक फ़िक्स मैच है और कोई हल नहीं किया जाएगा। अब चूँकि सर्दी आ गई है और अब बिजली की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो अब आप देखें वही के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा हो गया है और गवर्नमेंट ने कोई के अब दोबारा जब मार्च अप्रैल में गर्मी आएगी और फिर NBC जो है वो गर्मी में फिर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ हमें इदाद शुमार पेश करेंगे, तो वो फिर हमें याद आ जाएगा हो हमने तो कुछ किया नहीं है। फिर पिछली हुकूमत पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि जी वो तो बिजली चोर हैं और वो चूँकि चोर हैं इसलिए मुल्क में बहुत बिजली चोरी है और लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जब ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म आएगा और ईमानदार हुकूमत आएगी तो 90 दिन में बिजली चोरी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ हमें जलसों में बताया जाता था कि जब वज़ीर-ए-आज़म बिजली चोर होगा तो फिर नीचे सब चोरी होगी। तो कितने लाइन लॉसेस इन्होंने नीचे लाए हैं, बल्कि इनके दौर में क्या लाइन लॉसेस में इजाफा नहीं हुआ है। इन्होंने बिजली के रेट्स में इतना इजाफा किया है कि अब ये खुद इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि हम मजीद इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि 2 साल से मुसलसल ये बिजली के रेट्स में इजाफा कर रहे हैं और इजाफा करके भी स्नोबॉल इफेक्ट जो था गर्दिशी कर्जे का, ये उसको कंट्रोल नहीं कर सके हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बिजली की कीमत बढ़ाने से तो नहीं कंट्रोल होना था, उसके साथ लाइन लॉसेस को कंट्रोल करना था, डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर करना था, उसकी प्राइवेटाइजेशन करनी थी, कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। जब हमें कहते थे कि जी 2 कंपनियां प्राइवेटाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम उनको बिल्कुल प्राइवेटाइज करने लगे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं किया है और सरकार इस काम से जान छुड़ाना चाहिए सरकार को। फिर पिछली गवर्नमेंट इनको कहती थी कि आप सूबों को बिजली दें और सूबे खुद बिजली पैसे रिकवर करें। उस वक्त चूँकि KP की हुकूमत थी तहरीक इंसाफ के पास और KP में बिजली के बिल की रिकवरी सबसे बड़ा मसला था, तो इमरान खान साहब उसकी मुखालफत करते थे और कहते थे नहीं ये वफाक का काम है, वफाक को बिल रिकवर करने चाहिए। और आज देखें वफाक बिल रिकवर करने में नाकाम हो रहा है। बिल रिकवर करने की नाकामी है, ना कि सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। हम जितनी बिजली बना रहे हैं उतने पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और ये गवर्नमेंट की नाकामी है। अगर पिछले चोर थे तो ये तो बिल्कुल साध हैं और ईमानदार हैं, इनके दौर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कम से कम कि लाइन लॉसेस भी बढ़े, बिजली का रेट भी बढ़े और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल भी रहे, लोड शेडिंग भी हो। पिछली गवर्नमेंट बिजली पूरी करके गई, इन्होंने कहा शॉपर में तो नहीं साथ ले गए। मुझे लगता है वो शॉपर में साथ ले गए हैं, क्योंकि लाहौर में तो हमारे घरों में आजकल सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है बिजली की और रोजाना 2-2 घंटे बिजली जाती है सर्दियों में भी। तो मेरा मतलब है कि पावर सेक्टर में नाकामी की इतनी बड़ी दास्तान है इस हुकूमत की और इनकी पावर पॉलिसीज और इनकी तमाम तर जो पॉलिसीज है, कोई पॉलिसी नजर ही नहीं आई है, ठीक है, कोई समझ नहीं आई है। पिछले तो 4 यूनिट बिजली बना गए थे, ये उनको चला भी नहीं सके हैं। जनरल साहब, सौवर्दी साहब फरमा रहे हैं लाइन लॉसेस के मसले, इसके अलावा रेट्स भी बढ़ा दिए गए, लोड शेडिंग भी सर्दी में रुकने का नाम नहीं ले रही। इससे पहले मैं बात कर रही थी कि पावर सेक्टर का जो हमारा गर्दिशी कर्जा है वो 18 अगस्त 2018 में 1100 अरब रुपए था, अब नवंबर 2020 में बढ़कर 2400 अरब रुपए हो गया है। कोई स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट के पास आपको कोई नजर आती है? देखिए, जहां तक गर्दिशी कर्जों का ताल्लुक है वो तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी नजर नहीं आती कि मौजूद है।
लेकिन जो रेट्स बढ़ाए वो तो आज भी आप देख लीजिए कि IMF आपको मजीद रेट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और वो आप नहीं बढ़ाते, तो इस वजह से वो आपको दे नहीं रहे, अगला ट्रांशे नहीं दिया उन्होंने और वो तकरीबन प्रोग्राम रुक गया IMF का। उसके साथ साथ ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के अदारे जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो नादहिंदा हैं, उन्होंने पैसा नहीं दिए हुए। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट के भी हैं और उनसे रिकवरी बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सरकारी अदारे हैं, बिजली भी उनकी काटी नहीं जा सकती। आगे एक आध दफा मेरा ख्याल है किसी दौर में काटी गई थी तो बड़ा तो कोहराम मच गया था। तो बिजली की सप्लाई उन अदारों को मौजूद है और उसमें बहुत बड़े बड़े अदारे हैं और वो एक बहुत बड़ा मसला है और उसके लिए मेरा ख्याल है कि इन अदारों को अपना भी प्रॉब्लम है, उनके पास वो बजट में पैसा ही नहीं है कि वो दें आगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी निगोशिएट किया है और जो बिजली के रेट थे चूंकि बहुत ज्यादा थे, पहले बड़ी महंगी बिजली ली जाती थी, खासतौर पे जैसे विंड पावर है वो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। वो अब उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल 21 सेंट पे थी या 21 रुपए पर यूनिट थी और अब गालिबन 6 रुपए पे इन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं, तो इसका इफेक्ट आएगा थोड़ा लेट। लेकिन ये एक मसला है कि जब तक आप गर्दिशी कर्जे क्लियर नहीं करेंगे और लाइन जो बिल रिकवरी है वो पूरी तरह नहीं होगी, लाइन लॉसेस कंट्रोल नहीं होंगे, तो ये हर दफा आगे आते रहेगा मसला, कभी कम या कभी ज्यादा ये मसला आता रहेगा। लिहाजा इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी चाहिए। एक तरफ तो लाइन लॉसेस कंट्रोल करने, दूसरा ये है कि सरकारी अदारे अगर बिल नहीं दे सकते तो उनकी यूनिट्स लिमिट करें, उनको पाबंदी होगी, इससे ज्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर उससे ज्यादा होगी तो फिर वो अदारे के लोग खुद पे करेंगे। कोई जरिया, कोई ऐसी पाबंदी, कोई ऐसा तरीकाकार, क्योंकि मैंने जो तहकीक किया उसमें सबसे बड़े डिफॉल्टर गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के अपने अदारे। सिद्दीकी साहब, ज़रियाब, ये देखें जब आप गवर्नमेंट से बाहर बैठे होते हैं तो आपको तमाम मामला जो है ना बड़े आसान लग रहे होते हैं। कंटेनर के ऊपर चढ़ के इमरान खान साहब ने हमें हर मसले का हल बड़ा सिंपल समझा दिया था और शायद लोगों ने वोट भी इसलिए दिया था कि इनके पास तमाम मसाइल का हल है और बड़ी आसानी से जो है पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी। लेकिन जब से गवर्नमेंट में आए हैं कोई भी आवाम का जो अवामी मसला है वो हल होता हुआ नज़र नहीं आया। आप देखें कि जॉब्स क्रिएट करनी थी, जॉब्स लोगों की जानी शुरू हो गई। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए सब्जी खरीदनी भी मुश्किल हो गई है। बिजली के रेट्स बढ़ गए हैं, गैस के रेट्स बढ़ गए, मिलती नहीं है ऊपर से। दूसरा ये है कि IMF की तरफ से भी प्रेशर है कि आप रेट्स बढ़ाएं, आप रेट्स बढ़ा नहीं सकते। और ये जो सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है ये तो पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत होती चली जाएगी। इनके पास मेरा जो अपना अंदाज़ा है कोई भी ढंग की टीम नहीं है, क्योंकि ये जितनी अपनी एनर्जी अपोजिशन को पकड़ने छोड़ने या उनके खिलाफ बयानबाजी देने में लगाते हैं, अगर वो इन मसाइल की तरफ अपनी एनर्जी लगाएं कि इन मसाइल का हल किस तरह है। और मैंने बताया कि तकरीबन आधी टर्म इनकी गुजर चुकी है और बाकी आधी टर्म गुजरते पता ही नहीं चलेगा और मसले का कोई हल निकाला नहीं है। तो इनको चाहिए कि लाइन लॉसेस की तरफ जाएं, जो अपना रिकवरीज करनी है उनकी तरफ जाएं, कानून साजी करें, जो काम करने वाला है उसको करें, सब मिल बैठ के करें। PTI हुकूमत तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, जितने वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, जितने उनके मुशीर हैं, सबका काम ये है कि जो इस वक्त अवाम एक मुसीबत में एक दलदल में फंसती चली जा रही है उस मसाइल का हल निकालें। लेकिन मुझे अभी इनकी एबिलिटी बिल्कुल नहीं लग रही कि ये अवाम को उसमें से निकाल सकेंगे, बल्कि अवाम मज़ीद दलदल में फंसती चली जाएगी। ठीक है, तो इन 2 से ढाई सालों में हमारे एक्सपर्ट्स को ऐसी कोई तब्दीली नजर नहीं आई, क्योंकि अगर तब्दीली बेहतर तरीके से हुई होती तो शायद आज जो कर्जा गवर्नमेंट ने अपने सिर चढ़ा लिया है 1300 रुपए मजीद करके, जो कि पहले 1100 था, अब 2400 अरब रुपए का हो गया है। ना ही माजी में ऐसी 2-2.5 सालों में कोई ना कोई अच्छी हिकमत अमली नजर आई और एक्सपर्ट्स आगे भी ये समझते हैं कि आने वाले 2 साल हैं उसमें भी हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जो है कोई बेहतर पॉलिसी बनाने में कामयाब होगी। ये तो इस मसले के हवाले से हमारे एक्सपर्ट्स की राय है। लेकिन एक और मसला है जो कि हल तलब है, तो इसकी वजह से बिलखुसूस पिंडी और इस्लामाबाद के रहायशी बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले फैजाबाद चौक पर धरना मुसलसल जारी है और धरने के शुरका का मुतालबा है कि जब तक पाकिस्तान में तैनात फ्रांस के सफीर को वापस भेज नहीं दिया जाता वो धरना खत्म नहीं करेगा। अब ऐसे में गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, कैसा रवैया इनके साथ इख्तियार करना चाहिए कि जो मामला है वो बेहतर तरीके से हल हो जाए और उसका वो नुकसान ना हो जिसके हवाले से हमने देखा है कि लोगों के राब्ते आपस में मुनक़ता है, सिग्नल्स जो हैं वो पुअर हैं और आपस में लोगों का राब्ता या कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। जनरल साहब भी पिछले सवाल में उम्मीद थी कि शायद हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, लेकिन गालिबन कनेक्शन हमारा जो है वो बहाल हुआ। जनरल साहब बताइएगा क्या रवैया होना चाहिए गवर्नमेंट का?
देखिए, ये सबसे अच्छी पॉलिसी इसमें यही है कि आप धरना होने ना दें, बनने ना दें, और धरने की जगह जो ये अमूमन दो जो चौक हैं, क्रॉसिंग्स ऐसे हैं जहां ये आके करते हैं धरना, वहां पे पहले से पुलिस को प्लेस करना चाहिए था, या रेंजर्स को वहां पे पहले से खड़ा कर देते और धरना बनने ना देते। ये उन्होंने आगे एक दफा किया भी था जी। अगर धरना एक दफा बन जाता है, लोग बैठ जाते हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो वो ना उठे तो आप फिर एक फसाद झगड़ा, अभी भी आप देखिए कि उनके ऊपर आंसू गैस वगैरह की शेयरिंग हो रही है, लेकिन वो लोग जा तो नहीं रहे। और फिर आखिर अगर आपको गोली चलानी पड़ी तो वो तो इतना बड़ा दुख है कि अगर 2 आदमी मारे गए तो उनके जनाजे, फिर गायबाना जनाजे, और वो एक ऐसा साइकिल चल निकलता है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और मजहबी जमातों में स्ट्रीट पावर इकट्ठा करना इनका मसला नहीं होता। ये आज अगर खत्म नबूवत का एक नारा लगा दें या आप हुर्मत रसूल का नारा लगा दें, तो आप देखिए कि खैबर से लेके कराची तक सब लोग खड़े हो जाएंगे। और इनके लिए साहब क्या करे गवर्नमेंट? ये निगोशिएट करना पड़ेगा उसी तरह जैसे पहले हुआ, इनसे मुज़ाकरात वगैरह करके इनको, क्योंकि मुतालबात तो इनके अमूमन ऐसे होते हैं जो पूरे करने आसान नहीं होते, और वो उसपे इंसानों के जज्बात, मजहबी जज्बात को भड़का के तो उस पर कायम रहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के जरिए इनको उठाना होगा, वरना तो ये बड़ा मुश्किल है। ये यहाँ पे को मारा गया तो इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। एनवीसी काइंडली 60 सेकंड्स में आंसर कीजिएगा। बाकी पार्टिसिपेंट से भी मेरी यही गुजारिश है, क्या रवैया होना चाहिए गवर्नमेंट का? देखिए, फ्रांस का वाकया, धरना फैज़ाबाद में और इस्लामाबाद जाने की कोशिश, बड़ा कंट्राडिक्शन लगता है मुझे इसके अंदर, लेकिन ज़ाहिर जज्बात की बात है। और बहुत से लोग फंसे हुए जो पिंडी एयरपोर्ट गए थे, वहाँ से आगे जाने में फंसे हुए, वापस चले गए अपने अपने घरों को वो लोग। मुझे लगता है ये कि वही तरीक़ाकार जिसे पहले इख्तियार किया गया था, प्यार मोहब्बत के साथ किराया देकर, उसी का करना पड़ेगा इनको। और इस्लामाबाद में धरना बनने नहीं देना होगा। जैसे जनरल साहब ने कहा, अगर एक बार बन गया ये तो फिर वही होगा जो पहले हुआ। जिस तरह पहले पुलिस पर अटैक हुआ, पुलिस वाले भाग गए, फिर दोबारा फौज, और फिर प्यार मोहब्बत से बात हुई, और फिर जाहिर सी बात है लोगों को वापस जाने का मसला भी होता है, तो मसला भी हल किया गया उनका। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। अब ये लोग आ चुके हैं रोड के ऊपर, वापस नहीं जाएंगे। सिद्दीकी साहब, पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है कि ये लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है। हर धरने या इस तरह के जुलूसों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रही है। दूसरे मामलात में तो आप देख लेते हैं कि रॉ ने फंडिंग किया, फलां जगह से फंडिंग आ रही है, इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है ये भी देखना चाहिए। और फिर वो जब जहाँ पर पहुँच गए हैं तो उनसे मुज़ाकरात ही अब किए जा सकते हैं, मुज़ाकरात के अलावा तो कोई चारा नहीं। और मुज़ाकरात भी अगर कोई अपना PTI की तरफ से मिनिस्टर जाता है या कोई और जाएगा तो मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम रहेंगे। ये फिर जिम्मेदारी फ़ौज को या ISI को दी जा सकती है, वो जाके उनके साथ मुज़ाकरात करें, लिफाफे जेब में रख के जाएँ, बसें वहाँ पे खड़ी कर दें खाली, और इनकी वापसी का बंदोबस्त करें। इनको बिल्कुल इस्लामाबाद की तरफ नहीं आने देना चाहिए, मुज़ाकरात करके पुरअमन तौर पर इनको मुंतशिर करना चाहिए, क्योंकि जो मामला है वो बड़ा सेंसिटिव है, और अगर वो छिड़ गया, वो बढ़ गया तो पूरे मुल्क में जो है अफरा तफरी फैल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सरवर्दी साहब, मैंने तो किताबों में पढ़ा था कि जब आप किसी के लिए कोई कुआं खोदते हैं तो फिर आप किसी न किसी दिन खुद भी उस कुएं में गिर जाते हैं। जो खड्डा आप किसी के लिए खोदते हैं, उस खड्डे में आपको एक दिन खुद भी गिरना होता है। तो आज सारा दिन हम सोशल मीडिया पे देखते रहे इमरान खान साहब के वो बयान के, जब गुज़श्ता पहला धरना था TLP का, तो वो कह रहे थे कि मेरी पार्टी के मुझ पर जो है वो सारी उस धरने में जाकर बैठना चाहती है। तो आज भी मेरा ख्याल है उनकी जमात जो है कि सारे लोग इस धरने में जाकर बैठना चाहते होंगे, क्योंकि तौहीन रसालत का मामला है। कोई सोच तो नहीं बदली होगी तहरीक इंसाफ की। अगर तब वो बैठना चाहते थे तो आज भी बैठना चाहते होंगे, और जो बोया था वही काटना है। आज क्यों रो रहे हैं? कल जो बोया था वही आज काटना है। कल हज़ार रुपये दिए थे, आज इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब तो 5-5 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि अब हज़ार रुपये में भी तो तब तो डॉलर 100 रुपये का था, डॉलर भी 160 रुपये पे चला गया है। महंगाई कितनी हो गई है, तो आज कौन 1000 रुपये में वापस जाएगा? और सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि ISI को देना पड़ेगा। बात मेरे ख्याल में हर दफ़ा अब आप ISI को ही लगाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ जाती हैं। कितनी दफ़ा ISI जो है ये जजमेंट्स लेंगे? किसी को तो निषेध करना है ना।
जिन्होंने पहले इनिशिएट किया था उनका जो हाल है वो भी तो आज देख लें। आज तक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंसेस चल रहे हैं, उसमें वो लड़ाई आज तक थमी तो नहीं है। पॉइंट आपका आ गया। यहाँ पे गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी की बात हो रही है ना सौरभवर्ती साहब, गवर्नमेंट को क्या करना है? रजा रोमी साहब, गवर्नमेंट को तो जाके बैठना चाहिए इस धरने में। इमरान खान साहब की तो पॉलिसी है इस धरने में, उन्हें खुद जाके बैठना चाहिए। वो तो पहले कहते थे कि मेरा बहुत दिल करता है वहां बैठने का, तो अब बैठना चाहिए उन्हें। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। थैंक यू रजा रोमी साहब। जी सर, आप देखिए, बात यह है कि पहली तो मैं ये बात कह दूं कि ये सबसे अहम इशू था आज का, और इसको आपने बिल्कुल आखिर में जो है धकेल कर 1 मिनट भी दे दिया। इसके ऊपर तो सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए थी, क्योंकि हम अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखते। ये जो गलती पहले एक बार हो गई तो हम उसको फिक्स करना चाहिए। आज वही चीज दोहराई जा रही है। आप ये बताइए कि अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करना, उससे फ्रांस को क्या फर्क पड़ेगा? अगर यहाँ पे क्लैशेस होंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, वो मैं पढ़ रहा हूँ मेट्रो बस के जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी वो हुआ है अटैक, तो उसका फायदा किसको? इसका तो नुकसान है मुल्क को। और इसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की एक तफसीली फैसला आ चुका है कि आइंदा उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि इस तरह की जो इज्तिमात और जुलूस हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है। ये वो भी फ्लाउट किया है। पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की भी इसमें बिल्कुल उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट को इसमें अपना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करने की जरूरत थी। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा। और जैसे कि आपने, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, बस मैं आप ही का पॉइंट लेके रजा साहब। अच्छा जी रजा रोमी साहब जी, वो एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ कि एक हम है कि लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़, एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है। तो बस यही मैं कहना चाहता था। और आप ही के शेर की थोड़ी बहुत तशरीह करते करते मैं ये कहूँगी कि मुल्क दुश्मन अनासिर को खुश मत कीजिए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने से गुरेजिए। पब्लिक मकामात पर निकल कर अगर आप इस तरह से धरना देकर बैठेंगे तो उससे बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।